हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 133 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 36 नंबर से शुरू हो रहा है और आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप वीडियो पहले देखे हैं तो दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, श्रवणबेलगोला स्थित है। श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो आंसर जाएगा आपका ए के साथ, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में कुल 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगस्थनीज। पहला का नाम मेगस्थनीज था, दूसरा डायमेकस था और तीसरे का आपको नाम बताना है। उनका नाम दिया है तो तीसरे का नाम क्या सेलुकस था या टालमी था, पेट्रोक्लियस था या डायोनीसियस था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डायोनीसियस। कौन था? डायोनीसियस। जो डायोनीसियस था वो तीसरा मतलब क्या था? राजदूत था, जो बिंदुसार के समय आया था। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यूनानी शासक सेलुकस का राजदूत मेगस्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था, कई वर्षों तक था। बिंदुसार के समय में पश्चिम यूनानी शासकों के साथ मैत्रिकतापूर्ण संबंध कायम रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, मौर्यों के दरबार में भेजा था। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और वहीं पे एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस प्रयोग किया है। वहीं पे फिलार्कस ने सेंड्रोकोप्टस का नाम दिया है। किसके लिए प्रयोग किया है? सेंड्रोकोप्टस ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। ये सब प्रयोग किए हैं, पहले जब लिखे हैं तब इन्होंने प्रयोग किया है। और फिर बाद में जब विलियम आया, जैसे सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य से की। मतलब जो ये स्ट्रेबो और जस्टिन है, ये प्राचीन काल के इतिहास के लेखक हैं। तो उनके बाद जब ये लोग आए, जैसे विलियम जोन्स आया ना, तो एक किताब लिख चुके हैं। तो उनकी जो सेंड्रोकोटस की उपाधि की पहचान कर रहा है, ये कौन कर रहा है? उन्हीं का प्रयोग कर रहा है ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो ये बाद में उन्हीं के चीज़ों को पढ़कर ये व्याख्या कर रहा है कि वो उसके लिए प्रयोग किया गया होगा। तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के लिए की थी। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के समय, अशोक के समय या दशरथ के समय आया था? तो किसके समय आया था? बी आपका सही हो जाएगा। बिंदुसार के समय डायोनीसियस आया था मौर्य दरबार में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। डायोनीसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो दोनों जो राजदूत हैं, जैसे आप डायोनीसियस का नाम ले लें या डायमेकस का, दोनों हैं बिंदुसार के दरबार में आए थे, बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्र चेटस या अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने बिंदुसार के लिए अन्य नामों का जो प्रयोग किया है, उसमें अमित्र चेटस और अमित्र घात नामक पदवी उनको दिया गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला।
परिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। परिष्ट जो पर्वन में है उसमें बिंदुसार की माता का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा मिलता है, इसको याद रखिएगा। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का क्या था? अनुयायी था, थेरवाद परंपरा के अनुसार। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। डीमाकस एक राजदूत, डीमाकस क्या था? एक राजदूत था। तो डीमाकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? डीमेकस, डेमेकस, डीमाकस एक ही नाम है। तो डीमाकस किसके दरबार में भेजा गया था सीरिया से? बिंबसार को, अजातशत्रु, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके शासनकाल में? तो 39 का जाएगा आपके सी के साथ। 39 का सी करेंगे, बिंदुसार के समय में। किसके समय? बिंदुसार के समय में भेजा था। तो ऑप्शन 39 का सी कर लेंगे दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस या डाइमेकस, डीमेकस कहें या डाइमेकस कहें या डीमार्क्स कहें, कहीं कहीं डीमार्क्स भी लिखा रहेगा। तो ये बस उच्चारण है दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा, कहीं गलती मत करिएगा। ये तीनों एक ही नाम है, जैसे डीमेकस कहें या डाइमेकस कहें या डीमार्क्स कहें, सब एक ही नाम है। तो स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमार्क्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में क्या किया था? भेजा था। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो आया था बिंदुसार। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपने ऊपर व्याख्या देखा है, बिंदुसार आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप आंसर दे सकते हैं, व्याख्या अगर अच्छे से देखे होंगे तो। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का जो राजदूत कौन था ये बताना है। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी जो था, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उसका राजदूत कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए डायोनीसियस, बी ए डेईमाइकस, मेगस्थनीज, डियोडोरस। तो आंसर ए सही हो जाएगा आपका, डायोनेसियस। डायोनेसियस जो था वो क्या था? टालमी द्वितीय का राजदूत था। तो इसको याद रखिएगा। 41 का ए सही हो जाएगा। इसके हम व्याख्या पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। डायोनेसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। तो दो आए थे, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन है। बिंदुसार की सभा में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? क्या नाम था? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, डाइमेकस या डाइमेकस ए था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, डाइमेकस। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? ये आसान क्वेश्चन है, ये आसानी से याद भी हो जाता है। तो ये नहीं, बिंदुसार वाला जो है उसको ज़्यादा याद करिएगा, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आसान है लेकिन आपको याद रखना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मेगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था। मेगस्थनीज जो था उस सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच क्या था? रहा था। उसके ग्रंथ इंडिका में जो है, इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो अजातशत्रु है जो 492 से 460 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है। अजातशत्रु का 492 से 460 जो है, जो कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम्स के लेखों में मिलता है। ये कुछ लेख हैं, इनको याद रखिएगा जहाँ से अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलते हैं। कनकल हल्ली जो है लेख से राज्यो अशोक नाम मिलता है, राज्यो अशोक नाम मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर है आपका।
किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है? जस्टिन का, स्ट्रेबो का, मेगास्थनीज का, प्लूटार्क का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर आप करेंगे तो सी जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, किसका या किस विदेशी का वृत्तांत जो है मौर्य काल की जानकारी देता है? तो आपका सी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासक भार दिया गया था वह था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो कौन था? तक्षशिला था, उज्जैनी था, काठियावाड़ था, ए और बी दोनों था। तो 45 का आंसर जाएगा डी दोस्तों, ए और बी दोनों था। तक्षशिला और उज्जैन का शासन भार दिया गया था अशोक को बिंदुसार के शासनकाल में। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। दिव्यदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराज्यपाल था। अवंती का क्या था? उपराज्यपाल था। पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ तथा उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां का विद्रोह क्या है दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला वासियों ने कहा था, न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट आत्मा जो अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत कर दिया बल्कि तक्षशिला की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। उसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला फिर उज्जैन भेजा और फिर क्या है उज्जैन भेजा। वो बहुत अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो अशोक के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। अशोक जो है बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख है। संघमित्रा और चारुमती जो है किसकी पुत्रियां हैं? तो अशोक की हैं। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो जो है पुत्रों का कुणाल और महेंद्र का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्रों कुणाल और जो महेंद्र है उसका उल्लेख मिलता है। तो दो पुत्रियां और दो पुत्र का उल्लेख मिलता है अलग अलग ग्रंथों में। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवानेप्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवानाप्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? दशरथ, संप्रति, कुनल या सुयश। तो किसने किया था दोस्तों? तो आंसर ए हो जाएगा, दशरथ ने किया था। दशरथ ने इस उपाधि का प्रयोग किया था अशोक का जो उत्तराधिकारी था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ के विषय में पुरातात्विक प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं क्या है निर्मित करवाई थी। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि वह अशोक की तरह देवनाप्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक भी जैसे देवनाप्रिय उपाधि जो धारण करता था वह उसका मतलब उत्तराधिकारी हुआ दशरथ, उसने भी इस उपाधि को धारण किया था। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है विलियम जोन्स, सी है जेम्स प्रिंसेप, डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप है उन्हीं को अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम क्या है श्रेय प्राप्त हुआ है। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया था, पढ़ा था ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सर्वप्रथम 1837, बात है 1837 ईस्वी की। उस समय जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान था जिसने अशोक के जो आलेख है उसको उन्होंने पढ़ा था, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाप्रिय की पहचान सिंघल के राजा
तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों जैसे दीपवंश और महावंश में यह उपाधि जो है अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 में मास्की जो है से जो प्राप्त लेख है अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो ये सब याद रखिएगा। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। आगे 48 नंबर KBS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? देखिए अभी ऊपर व्याख्या बताए थे और अभी क्वेश्चन भी आपको मिल गया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? 1835, 1837, 1839, 1841। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों, 1837। अभी हमने ऊपर व्याख्या दिया था 1837 में जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मी लिपि जो अशोक के लेख थे उसको उन्होंने पढ़ा था। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन ए है विलियम्स जोन्स, व्हीलर, RD बनर्जी और जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन आपका डी के साथ जाता है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। 50 नंबर क्वेश्चन है और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? किसने कहा था कि राजा को क्या है? मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता। कौटिल्य ने, कामंदक ने, मेघातिथि ने, नारद ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 का? ये सही हो जाएगा। ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है कि राजा को जो है मंत्रियों से हमेशा परामर्श लेना चाहिए क्योंकि अकेला जो पहिया है नहीं चल सकता। तो ऑप्शन ए सही है, कौटिल्य। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। कौटिल्य ने राजा के 7 तत्वों से निर्मित माना है। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व हैं, राजा है, तत्व जो 7 है, राज्य के जो 7 तत्व हैं उसमें क्या है? राजा है, पहला अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है और मित्र है। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिसमें राज्यों के विभिन्न मंत्री और विभागों के अध्यक्षों की क्या है? नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजरूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। मतलब अमात्य का मंत्रियों का एक समूह होता था तो वो अमात्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसके अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी में कादम्बक ने अपने नीति शास्त्र में क्या किया? संकलित किया है, इकट्ठा किया है। कामंदक उसको याद रखिएगा, उसका नीति शास्त्र है, उसी में इसने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को संकलित किया है। नारद स्मृति में नियोग प्रथा और स्त्रियों से पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। नारद स्मृति जो है उसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो पे नए हैं दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।